मात्र 23 साल की उम्र में वह पहली बार जेल से भागने की प्लानिंग बनाया। यह कुछ ऐसा होने वाला था जिसे करने से पहले हर कोई 13 बार सोचे। रात के 8 से 9 बज रहे थे। एक विजिटर उसके सेल में आई। यह थी एक लेडी। जांच के समय उसके पास कुछ ऐसा नहीं मिला जो सस्पिशियस हो, पर उसके पास कुछ ऐसा था जो उसे जेल से बाहर निकालने में मदद करता। यह कैदी था क्रिस्टोफर बिन्स। Christopher Binns was shown mercy for confessing to crimes that would otherwise have gone. Christopher Badness Binns. A notorious career criminal who called himself Badness. Melbourne criminal Christopher Badness Binns. 3-year-old Christopher Dean Binns. Notorious criminal nicknamed Badness, Christopher Pekotic, formerly known as Christopher Binns. Armed robber Christopher Pecotti. Binns is now 48 years old. He'll be 62 when he's eligible for parole. स्टोरी की शुरुआत हुई आज से 33 वर्ष पहले साल 1992 से। यह है देश ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एक शहर है मेलबर्न। यहीं पर स्थित है पेंट्री जेल। इसके अंदर 1500 क्रिमिनल बंद हैं। उन पर नजर रखने के लिए हैं 250 प्रिजन ऑफिसर्स। यहाँ 6 वॉच टावर है। पूरा परिसर रिजर्वायर से घिरा हुआ है। यहीं पर बंद है 23 वर्ष का क्रिस्टोफर डीन बिन्स। उसे लोग बैडनेस नाम से भी बुलाते थे। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में जन्मे लड़के क्रिस्टोफर को बचपन से छोटे मोटे एक्साइटिंग काम करने का शौक था, जैसे पड़ोसियों के घरों में चोरी छुपे घुसना, स्कूल में दूसरों से लड़ाई करना या फिर लोकल दुकानों में सामान चुराना। शुरुआत में ये सब मस्ती की तरह लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी हरकतें सीरियस क्राइम में बदलने लगी। 18 से 19 साल की उम्र में वह उन गैंग में शामिल होने लगा जो डकैती तथा आर्म अटैक के लिए बदनाम थे। उसका निकनेम बैडनेस अचानक नहीं पड़ा। यह नाम जेल की दुनिया तथा पुलिस दोनों ने उसे दिया। उसकी आदत थी, अगर कोई उसे चैलेंज करता तो वह तुरंत वायलेंस पर उतर आता। चाहे सामने गार्ड हो, पुलिस हो या कोई कैदी, वह बिना झिझक हमला कर देता। उसकी सोच थी, अगर डराना है तो इतना डरा दो कि सामने वाला दोबारा उठकर खड़ा होने की हिम्मत न करे। उसकी यही फितरत उसे बैडनेस नाम दिलाने लगी। धीरे धीरे ये नाम उसके साथ जुड़ गया और मीडिया तक पहुंच गया। साल 1980 के अंत तथा 90 की शुरुआत तक ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम तथा गैंगवार का माहौल था। हथियार की तस्करी, बैंक रोबरी तथा जेल ब्रेक जैसी खबरें अखबारों में सुर्खियां बनती थी। इन्हीं परिस्थितियों में उसका नाम तेजी से सामने आया। वह अपनी वायलेंस टेंडेंसी, पुलिस से टकराने की हिम्मत और भाग निकलने की कला के लिए जाने लगा। बिन्स को पकड़ना मुश्किल नहीं था। मुश्किल ये था कि पकड़े जाने के बाद भी वह हाथ से निकल जाता था। पहली बार जब उसे जेल हुई तब उसने देखा कि वहाँ उसका सामना कितने खतरनाक अपराधियों से है, बट उसकी वायलेंस टेंडेंसी ने उसे वहाँ पर भी अलग पहचान दिलाई। कई बार उसने गार्ड तथा दूसरे कैदियों पर हमला किया। यही वजह थी कि जेल अथॉरिटी उसे खतरनाक कैदियों की कैटेगरी में रखने लगी। साल 1992 तक क्रिस्टोफर बिन्स 23 वर्ष का हो चुका था, लेकिन ये उम्र सिर्फ एक नंबर थी। उसकी मेंटलिटी किसी ऐसे अपराधी जैसी थी जो सालों से जेल और अपराध की दुनिया में रह चुका हो। उसकी जिंदगी इस साल एक बड़े मोड़ पर पहुंची। जेल जीवन का एक हिस्सा ये भी होता है कि अगर किसी कैदी की तबीयत अचानक बिगड़ जाए, उसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी में अस्पताल में ले जाया जाता है। आज था 28 अगस्त साल 1992। रोज की तरह आज भी नहाने के लिए शावर में गया। नहाते समय अचानक उसके बैक साइड पर 2 तेजदार वार हुई, जैसे किसी ने मुक्का मारा हो। कई बार चाकू से हमला किया गया। शावर में ऐसी कंडीशन में नहीं था कि खुद के बचाव के लिए कुछ कर पाए। उसके रीढ़ की हड्डी के पास की नस बेल्ट से कट गई थी। कई बार चाकू लगने से घायल होने के बाद उसे गंभीर हालत में सेंट विंसेंट हॉस्पिटल मेलबर्न में ले जाया गया। उसे एक हाई सिक्योरिटी वाले लॉक वार्ड में रखा गया। चारों ओर सशस्त्र गार्ड तैनात किए गए जो निगरानी करते हैं 24/7। अपनी जान से लड़ते हुए ऐसा लग रहा था कि बचने की बहुत कम संभावना है, लेकिन ऑफिसर्स को अभी यह सीखना बाकी था कि उसे कम मत आंकिए। वह हॉस्पिटल के 7वीं मंजिल पर स्थित अपने कमरे में 10 दिन बिताता है। वक्त था 8 सितंबर साल 1992। अब तक हेल्थ इतनी नॉर्मल हो चुकी थी कि वह खड़ा हो सके। वार्ड को स्टील की प्लेट वाले डेडलॉक दरवाजे को सील किया गया था और उसके कमरे के अंदर और बाहर दिन रात निगरानी की जाती थी। हॉस्पिटल का इमरजेंसी
इमरजेंसी वार्ड समान दिन की तरह ही व्यस्त था। डॉक्टर और नर्सें मरीजों की देखभाल कर रही थी। गार्ड्स जानते थे कि वह कोई आम कैदी नहीं है, वह बैडनेस था जो अचानक हिंसक हो सकता था, जबकि उसका दिमाग हमेशा भागने की तैयारी में रहता। आज पूरे दिन सब कुछ नॉर्मल रहा, मगर रात के 8 से 9 बजे उसके पास एक विजिटर आती है। ये थी एक महिला। दरअसल उसके पास था हैंडगन जिसे छुपाई थी जूते में। कमरे में गई, उसके पास बैठी। क्लियर था वही उसे गन दे दी होगी। अगले कुछ मिनट तक दोनों के बीच कई सारी बातें हुई। जल्दी वह वहां से चली गई। जाने के कुछ मोमेंट तक सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन जब उसके बिस्तर के पास खड़ा गार्ड एक पल के लिए पीछे मुड़ा तो वह अपना अगला कदम उठाया। उसने हैंड गन गार्ड के सिर के पीछे की ओर तान दी। यह एक बहुत ही ट्रोमेटिक सिचुएशन है, जब कोई बंदूक आपके सिर पर तान दे और आपको ये न पता हो कि अगले कुछ सेकंड में क्या होने वाला है। सामने वाला जो कहेगा आप करोगे वही। उसने गार्ड को मजबूर किया वह पहली कैटलॉक दरवाजा खोले। पहले को पार करने के बाद कंट्रोल रूम में उसने दूसरे गार्ड को धमकाया। सेकंड ऑफिसर डर गया और उसने दरवाजा खोल दिया। वह पिस्तौल लहराते हुए गेट से गेट खोलता गया। गार्ड उसके इशारे पर चलते रहे। करीब 15 से 20 मिनट में उसने हॉस्पिटल की सबसे सख्त सुरक्षा वाले हिस्से से बाहर निकलने का रास्ता बना लिया। इस बीच जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। अलार्म बजा, लेकिन वह इतने करीब से गार्ड को ढाल बनाकर चल रहा था कि कोई गोली चलाने की हिम्मत नहीं कर पाया। अब वह लिफ्ट में चला जाता है। लिफ्ट उसे ग्राउंड फ्लोर तक ले आती है। इसके बाद में इमरजेंसी डिपार्टमेंट से बंदूक लेकर दौड़ता है। हॉस्पिटल का ही माउंट पहने हुए निकल जाता है इमारत से बाहर। विक्टोरिया परेड के साथ जुड़ता है और रात में गायब हो जाता है। इस तरह उसने ट्रेजेडी को अपॉर्चुनिटी में बदल दिया और एकदम परफेक्ट भागने की योजना को अंजाम दिया। अपने घावों से बहुत अधिक खून बहाते हुए वह रात में गायब हो गया। पुलिस, हेलीकॉप्टर, गार्ड और पेट्रोल्स को तुरंत रवाना कर दिया गया। वास्तव में वह बहुत खतरनाक व्यक्ति था। चाहे अपने किए गए अपराध में हो या फरार होने के दौरान, वह हमेशा एक हैंडगन से लैस रहता था। मेलबर्न शहर के लिए यह खबर किसी बम से कम नहीं थी। लोगों ने सोचा अगर बैडनेस जेल से बाहर है तो अब सड़कों पर कौन सुरक्षित है। मेलबर्न की सड़कों पर पुलिस की गाड़ियां गश्त करने लगी। हर रेडियो स्टेशनों पर यही खबर थी। विक्टोरियन पुलिस ने तुरंत स्टेट वाइड मैन हंट शुरू किया। हर चेक पॉइंट, रेलवे स्टेशन और हाईवे पर नाकाबंदी शुरू कर दी गई। लेकिन उसके पास प्लान था। वह अचानक गायब हो गया, जैसे हवा में गुम हो गया हो। उसको पकड़ना मुश्किल इसलिए भी था क्योंकि वह अनएक्सपेक्टेड था। वह अक्सर पुलिस को गुमराह करने के लिए अचानक शहर बदल देता, भीड़ में गायब हो जाता या फिर पूरी तरह अंधेरे में छुपा रहता। वह जानता था कि पुलिस के लिए हर मिनट कीमती है और उसके पास बंदूक भी था और आजादी भी। हॉस्पिटल से भागने के बाद वह सीधा सिडनी की ओर निकल पड़ा। मेलबर्न से सिडनी तक की दूरी लगभग 880 किलोमीटर है। ये तय करना आसान नहीं था क्योंकि हर हाईवे और चेक पॉइंट पर पुलिस निगरानी थी, लेकिन वह अपनी चालाकी और आपराधिक नेटवर्क के कारण रास्ता निकाल लिया। संभव है कि उसके गैंग के कुछ पुराने साथियों ने उसकी मदद की हो। इन 7 दिनों में उसने अपनी फरारी को सुरक्षित बनाने के लिए कई ठिकाने बदले। कभी किसी दोस्त के घर, कभी छोड़े हुए वेयर हाउस तो कभी शहर के सस्ते मोटल्स। लेकिन उसके दिमाग में एक और बात साफ थी, भागे रहने के लिए पैसा चाहिए और बहुत सारा पैसा। सिडनी के चेस्टवुड इलाके को उसने कई वजहों से चुना। यह एक कमर्शियल एरिया था जहां बैंकों की भरमार थी, भीड़ ज्यादा थी जिससे अफरा दफरी फैलाना आसान था। दूसरी तरफ मेलबर्न के हर नाके पर खोज हो रही थी, मगर वे गलत राज्य में तलाश कर रहे थे। वह था सिडनी में। पुलिस को अंदाजा भी नहीं था कि मेलबर्न से भागा हुआ कैदी यहाँ बैंक लूटने आएगा। चेस्टवुड का माहौल उस वक्त मिडिल क्लास तथा बिजनेस क्लास का मिक्सचर था। दिन के समय वहाँ की सड़कों पर काफी भीड़ रहती थी। विंस जानता था कि यही उसके लिए परफेक्ट जगह है। उसने पहले बैंक की रेकी की, दिन, समय और गार्ड की स्थिति देखी। फिर एक दिन यानी 15 सितंबर साल 1992 की दोपहर उसने लूट का फैसला किया। वह पहले से ही हैंडगन लिया हुआ था, वही हथियार जिससे उसे पेंट्री जेल से बाहर निकाला था। दोपहर लगभग 2 बजे चेस्टवुड के एक बड़े बैंक के ब्रांच में अचानक अफरा दफरी मच गई। दरवाजा खुला और अंदर दाखिल हुए बैडनेस। उसके हाथ में पिस्तौल थी, चेहरे पर वही खतरनाक कूल फीलिंग। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, सब नीचे झुको, ये रॉबरी है। बैंक में मौजूद कस्टमर और कर्मचारी डर से जमीन पर झुक गए। विंस ने सीधा काउंटर पर बंदूक तान दी। एम्प्लॉय से कैश बैग में भरवाने लगा। हर सेकंड बैंक में तनाव और बढ़ रहा था। लोग सांस रोककर खामोशी से बैठे थे।
उसका अंदाजा बहुत हिंसक और दबंग था। वह जानता था कि डर ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। बैंक रोबरी के बाद बिल्कुल सफाई से भाग निकला। असल में यही वह मौका था जिसकी पुलिस को जरूरत थी। एक इन्फॉर्मर ने सूचना दी कि बैंक लुटेरा विंग्स है। आर्म होल्डअप स्क्वाड पुलिस ने पिछली रात पीट वाटर रोड वोरेनिया पार्क में उसके घर पर नजर रखना शुरू कर दिया। जासूसों ने छापा मारा क्योंकि उन्हें सूचना मिली थी उसमें एक मेलबर्न से फरार हुआ कैदी है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने तुरंत फैसला किया कि विंग्स को सिडनी के पैरामीटर करेक्शनल सेंटर में भेज दिया जाए। यह जेल न्यू साउथ वेल्स की सबसे सुरक्षित जेलों में गिनी जाती थी। चारों ओर 6 मीटर ऊंची पत्थर की दीवारें, वॉच टावर पर हथियार बंद गार्ड, अंदर ड्यूटी पर तैनात सैकड़ों अफसर, हर ब्लॉक का सख्त लॉकडाउन नियम। यहाँ से भाग निकलना नामुमकिन समझा जाता था। यही वजह थी कि चेस्टवुड बैंक डकैती के बाद बैडनेस को यहाँ लाकर बंद किया गया। पुलिस को पूरा भरोसा था अब वह भाग नहीं पाएगा। यहाँ पहुँचते ही उसकी चर्चा हर ब्लॉक में फैल गई। कई कैदी उसे हीरो की तरह देखते थे जिसने पेंट्री जैसे कुख्यात जेल से भागकर सिडनी आकर बैंक तक लूट लिया। गार्ड के लिए वह सिरदर्द था। उसकी आंखों की कोल्डनेस और वायलेंट टेंडेंसी हमेशा अलर्ट रहने के लिए मजबूर करती थी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि बैडनेस ने पैरामाटा जेल में रहते हुए गार्ड्स की हर मूवमेंट का बारीकी से अध्ययन किया। किस समय गार्ड्स बदलते हैं, कहाँ कैमरे की निगरानी ढीली होती है, दीवार में कौन से हिस्से सबसे कमजोर हैं। उसने इन सब का आउटलाइन अपने दिमाग में बना लिया था। वहाँ पहुँचने के एक हफ्ते के भीतर ही उसने सोच लिया था कि कैसे भागना है। हमेशा बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता और कभी भी ईंट की दीवार को सिर्फ ईंट का ढेर समझता जिसमें थोड़ा सा कमजोर सीमेंट लगा हो। उसे सबसे पहले एक हेक्सास ब्लेड चाहिए। यह उसे दीवार के ऊपर से फेंक कर दिया गया था। ब्लेड मिलने के बाद प्लान कामयाब होती दिख रही थी। नीचे उतरने के लिए एक रस्सी बनाता है, 2 जोड़ी चादरों को काटकर फाड़कर 2 हिस्सों में बांट देता है, फिर उसे जोड़ दिया जाता है एक साथ। सेल के खिड़की की सलाखों को काटने में 2 हफ्ते लगते हैं। फाइनली वक्त आ चुका है 25 अक्टूबर साल 1992। यह दिन एक सामान्य दिन की तरह शुरू हुआ। कैदी अपने ब्लॉक से बाहर कोर्ट यार्ड में थे। कुछ खेल रहे थे, कुछ टहल रहे थे। गार्ड भी कंफर्टेबली रिलैक्स मूड में थे। लेकिन इसी हल्के माहौल में बैडनेस ने अपने फरारी की योजना को अंजाम देना शुरू किया। दोपहर को 3:15 बजे वह चादर की रस्सी से खुद को खिड़की के नीचे छत पर उतारता है। असल में ऊपर जाने से पहले उसे उस चीज के चारों ओर लगे रेजर वेयर को पार करना पड़ा। अगर उसका पैर उसमें फंस जाता तो वह मारा जाता। आगे 4 मीटर की छलांग लगाता है और पहुंच जाता है सामने की छत पर। वॉच टावर में एक गार्ड ने उसे देख लिया। निशाना लगाकर गोली चला दी, लेकिन गोली चूक गई। उसके पास और भी रस्सियां थी जिसे वह आपस में जोड़ लिया था। अब उसे टॉयलेट पाइप से एयर वेंट से जोड़ना था। उसे ऊपर से टांग दिया। उतरते समय गलती से चादर से बनी रस्सी टूट जाती है और वह 6 मीटर नीचे गिर जाता है जिससे उसकी कलाई टूट जाती है। उस टाइम उसे कुछ महसूस नहीं हुआ क्योंकि उस पर पहले से गोली चलाई जा रही थी, जैसे वह नो मैंस लैंड में हो। गोलियों के बौछार के बीच वह पैरामीटर की बार पर चढ़ जाता है और फिर वहां से हो जाता है गायब। अलार्म बज उठा। पूरा जेल लॉकडाउन कर दिया गया। गार्ड्स और पुलिस बाहर की सड़कों पर दौड़ पड़ी, लेकिन बैडनेस पहले से ही गायब हो चुका था। वह सिडनी की भीड़ में ऐसे घुल मिल गया जैसे पानी में नमक। NSW पुलिस ने तुरंत ऑपरेशन हंट शुरू किया। सिडनी और आसपास के इलाकों में नाकाबंदी, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों पर सख्त चेकिंग, उसके पुराने दोस्त और गैंगों के ठिकानों पर रेड। लेकिन बैडनेस का नेटवर्क बहुत मजबूत था। वह फिर से पुलिस के पकड़ से दूर रहा। अब वह जेल से भाग चुका था 2 बार। वह खतरनाक अपराधियों में से एक था जो इस तरह फरार हुआ कि 1 महीने से अधिक समय तक ग्रामीण विक्टोरिया के एक अपराधी साथी के साथ छुपकर बिताया। ऐसी सिचुएशन में उसके लिए यह नहीं पता होता कि उसे कौन पहचानता है कौन नहीं। उसे हमेशा बहुत प्राइवेट और छुपकर रहना पड़ता था। उसने खुद को 40 दिनों से अधिक समय तक खुद को छुपाए रखा। फिर 5 दिसंबर साल 1992 की रात 8:50 पर पुलिस ने उसके दोस्त, जिसका नाम था एडवर्ड जोकिंग स्मिथ, उसके द्वारा चलाई जा रही एक वैन को रोका। उसने गोली चलाकर भागने की कोशिश की। वह बंदूक के सहारे जीता था और कल रात बंदूक के ही कारण बेलाराट के पास वापस आर्म होटल की पार्किंग में मारा गया। स्मिथ को एक अकेले पुलिस ऑफिसर ने रोका था जो जांच कर रहा था एक चोरी की गई कार की। जैसे ही स्मिथ ने रिवॉल्वर निकाली और हवा में गोलियां चलाई, लोकल लोग छुपने के लिए झुक गए।
2 घंटे बाद पुलिस ने विक्टोरिया के बेलाराट के पास उसके ठिकाने पर छापा मारा। वहां उन्होंने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी खोज की। वहां मिला क्रिस्टोफर। इस तरह पकड़े जाने के बाद अब उसे अगले 13 साल तक जेल में बिताने थे। साल 1995 में उसने अपनी मैक्सिमम सिक्योरिटी वाले सेल से रास्ता काटकर भागने की कोशिश की। आगे उसे न्यू साउथ वेल्स के गोल्डमैन करेक्शनल सेंटर फैसिलिटी में ट्रांसफर कर दिया गया। वहां उसे दिन के 23 घंटे बेड़ियों में रखा जाता, जबकि साल 2005 में उसे जेल से रिहा कर दिया गया। जब ऑस्ट्रेलिया में बैडनेस ने जेल से भागने की कोशिश की, इसके मात्र 21 वर्ष पहले साल 1973 में इंग्लैंड में भी 3 कैदियों ने भागने की कोशिश की थी जेल से। यह फरारी न सुरंग से हुई, न गार्ड को चकमा देने से, न वार्ड फ्रेम को पार करने से, जिसके बारे में बात की गई है इस वीडियो में। तब तक एंजॉय कीजिए, मिलते हैं जल्द ही। धन्यवाद।